कई बार इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो गहरे जख्म बन जाती हैं। आज हम पूर्वोत्तर भारत के इतिहास की एक ऐसी ही भूली बिसरी लेकिन बेहद अहम घटना को समझने जा रहे हैं, गोपुर संकट। और ये सवाल सिर्फ बीते हुए कल का नहीं है, ये आज की हकीकत से जुड़ा है। तो चलिए जरा खोद कर देखते हैं कि उस चिंगारी की जड़ें कितनी गहरी थीं और उसकी आग आज भी क्यों सुलग रही है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1989, महीना अगस्त का। असम के हरे भरे मैदानों में ना हवा में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। और इसी बीच दो ऐसी क्रूर घटनाएं हुईं जिन्होंने एक बड़े जाति संघर्ष की आग को हवा दे दी। तो हुआ ये कि इस तनाव की आग में घी का काम किया दो भयानक कहानियों ने। एक तरफ थी बंटी राजखोवा की कहानी, जिसने गैर बोडो समुदाय में जबरदस्त गुस्सा भर दिया, और दूसरी तरफ सोचिए एक 5 साल के बच्चे को आग में फेंकने की दिल दहला देने वाली खबर। इसने दूसरे समुदाय को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बस इन दो घटनाओं ने दोनों तरफ बदले की भावना को जैसे उबाल पर ला दिया। और बस यहीं से चीजें हाथ से निकल गईं। दोनों तरफ से ऐसी कहानियां आने लगीं कि हम पीड़ित हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। और इस विक्टिमहुड की लड़ाई में ना हर तरह के अन्याय को जायज ठहरा दिया गया। लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक मांगों की नहीं बची थी, ये बन गई थी अपने वजूद को बचाने की जंग, जहां हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत मान रहा था। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, ये गुस्सा कोई 1-2 दिन में पैदा नहीं हुआ था। अरे ये तो दशकों से जमीन, भाषा और पहचान को लेकर जो तनाव सुलग रहा था ना, ये उसी का नतीजा था। चलिए जरा इस दरार की जड़ों को समझते हैं। कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने से, जब बाहर से आकर लोगों को बसाने को बढ़ावा दिया गया। आजादी के बाद भी आदिवासी जमीन की सुरक्षा के जो कानून थे वो आप कह सकते हैं बहुत कमजोर रहे। तो नतीजा क्या हुआ? बोडो समुदाय को यह महसूस होने लगा कि वो अपनी ही जमीन पर बाहरी होते जा रहे हैं, कि उन्हें कभी भी अतिक्रमणकारी का ठप्पा लगाकर हटाया जा सकता है। तो अगर जमीन इस पूरे संघर्ष का शरीर था तो भाषा इसकी आत्मा थी। देखिए, जब 1960 में असमिया को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया तो बोडो समुदाय को लगा कि भाई ये तो हमारे अस्तित्व पर ही खतरा है। उन्हें लगा कि असमियाकरण के नाम पर उनकी पहचान को ही मिटाने की कोशिश हो रही है, और इसी डर ने एक अलग बोडो पहचान की मांग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया 1985 में, असम समझौते के रूप में। इस समझौते ने असमिया लोगों को तो संवैधानिक सुरक्षा का वादा दे दिया, लेकिन बोडो समुदाय को लगा कि उन्हें तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। बस यही वो पल था जब अलग बोडोलैंड की मांग सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं रही, ये अपने वजूद को बचाने की एक आखिरी कोशिश बन गई। तो चलिए अब वापस आते हैं अगस्त 1989 के उन भयानक दिनों पर। अब हम ये समझेंगे कि कैसे ये दशकों पुराना तनाव और उस वक्त की राजनीतिक चालों ने मिलकर एक भयानक सोची समझी हिंसा को जन्म दिया। देखिए, उस वक्त की राजनीति ना एक अविश्वास के त्रिकोण में फंसी हुई थी। एक तरफ थी दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, दूसरी तरफ असम की राज्य सरकार, और इन दोनों में थी जबरदस्त राजनीतिक दुश्मनी। आरोप तो यहां तक लगे कि केंद्र राज्य सरकार को कमजोर करने के लिए बोडो आंदोलन को अंदर ही अंदर हवा दे रहा था। अब इस राजनीतिक खींचतान के बीच हुआ क्या? जमीन पर एक सिक्योरिटी वैक्यूम, एक सुरक्षा का खालीपन पैदा हो गया, और इस खालीपन का फायदा उठाने के लिए हिंसक भीड़ पूरी तरह से तैयार बैठी थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। हिंसा की आग भड़क उठी। 10 अगस्त को गोहपुर में हमले शुरू हुए। 11 अगस्त को गोविंदपुर गांव को आग के हवाले कर दिया गया। और फिर तो देखते ही देखते 12 से 15 अगस्त के बीच ये आगजनी एक सोची समझी मुहिम में बदल गई। एक एक कर 50 से ज्यादा बस्तियों को राख के ढेर में बदल दिया गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आरोप सामने आया वो पीड़ितों की तरफ से था। उनका कहना था कि इन हिंसक भीड़ों की अगुवाई खुद असम पुलिस के जवान कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, जय आय असोम। सोचिए, जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक बन गए थे। लोगों के लिए ये अब सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये राज्य की तरफ से किया जा रहा एक सफाया था। इस घटना ने डर और अविश्वास की खाई को इतना गहरा कर दिया जिसे पाटना नामुमकिन सा हो गया। इस तबाही का पैमाना जरा इस आंकड़े से समझिए। लगभग 50 गांव और बस्तियां पूरी तरह से जलाकर राख कर दी गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विनाश की पूरी कहानी कहता है।
और डर का आलम यह था कि करीब 20,000 बोडो लोगों ने सरकारी राहत कैंपों पर भी भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपना घर, अपना राज्य, सब कुछ छोड़कर पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में शरण ली। ये सिर्फ लोगों का पलायन नहीं था, ये भरोसे का पलायन था। सरकारी रिकॉर्ड्स में मौत का आंकड़ा 16 बताया गया, लेकिन बोडो संगठनों का दावा था कि असल संख्या कहीं ज्यादा थी, 100 से भी ऊपर। सच क्या था? ये शायद उन आंकड़ों के बीच कहीं हमेशा के लिए दफन हो गया। तो 1989 की वो हिंसा तो कुछ दिनों में थम गई, लेकिन उसने बोडो आंदोलन और पूरे इलाके पर एक ऐसी लंबी, गहरी और हिंसक छाया छोड़ी जो अगले कई दशकों तक हटी नहीं। आप कह सकते हैं कि गोपुर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इससे पहले बोडो आंदोलन ज्यादातर लोकतांत्रिक तरीकों जैसे हड़ताल और बंद पर यकीन करता था, पर गोपुर के बाद साथ मिलकर रहने का जो एक छोटा मोटा विचार था भी, वो खत्म हो गया। अब अलग बोडोलैंड की मांग सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, ये जान बचाने की मजबूरी बन चुकी थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? कि घोपुर में हिंसा का जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो एक तरह का मॉडल बन गया। ये सोच कि किसी इलाके पर राजनीतिक कंट्रोल पाने के लिए वहां की आबादी को हिंसा के जोर पर बदल दो, इसी भयानक सोच ने आने वाले कई सालों तक 1993, 94, 96 और फिर 2012 में भी इस इलाके को बार बार जलाया। तो सवाल उठता है कि इतने दशकों के बाद घोपुर की ये विरासत आज के असम पर कैसे असर डाल रही है? अच्छा, शांति की कोशिशें भी हुईं। 2 बड़े समझौते हुए। 1993 का जो पहला समझौता था ना, उसने गोपुर के मेन मुद्दे को ही हाथ नहीं लगाया, उसे नजरअंदाज कर दिया। नतीजा वो फेल हो गया। लेकिन फिर 2020 का जो नया समझौता हुआ, उसने उस ऐतिहासिक गलती को सुधारा। उसने गोपुर के उन 41 गांवों को बोडोलैंड क्षेत्र में शामिल करने को मंजूरी दे दी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति की राह आज भी कांटों भरी है। हाँ, गांव को शामिल करने के फैसले से एक राजनीतिक समाधान तो मिला, लेकिन इसने नए तनाव भी पैदा कर दिए हैं। जमीन के सवाल, अधिकारों के सवाल, पहचान के सवाल जो 1989 में थे, वो आज भी हवा में गूंज रहे हैं। तो आज की हकीकत दोहरी है। एक तरफ एक ऐतिहासिक जख्म को भरने की कोशिश हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये शांति बहुत नाजुक है। ऐसा लगता है जैसे 1989 की आग तो बुझ गई है, पर राख के नीचे चिंगारियां अब भी सुलग रही हैं। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। दशकों की हिंसा और नफरत के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जमीन का बंटवारा? राजनीतिक अधिकार? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है भरोसे को फिर से बनाने की। क्या आग लगने के बाद भरोसा फिर से बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ गोपुर के लिए नहीं, बल्कि हर उस समाज के लिए है जो नफरत की आग से गुजरा है।